कि मैं कुछ बड़ा करना चाहती, ये मेरे माइंड में पहले से था। मैं हालांकि ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं यूपीएससी करूँगी। मुझे अपने ख़ानदान में सबसे पहली डॉक्टर बनना था। मेरे पूरे ख़ानदान में, मेरे पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो आई वांटेड टू बी एन एमबीबीएस डॉक्टर। अकॉर्डिंगली मेरे स्कूल में काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, 80s एंड 90s। अकॉर्डिंगली मैंने पीयूसी किया। पीयूसी के बाद मैंने जो सीईटी होती है, जो नीट से कहते हैं आप, हम वो टाइम पे सीईटी हुआ करता था, मतलब स्टेट लेवल पे, तो मैंने कॉम्पीट किया उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत की थी उसके लिए, लेकिन मेरा रैंक जो है सिर्फ चंद मार्क्स की वजह से रुक गया। मुझे मेडिकल सीट नहीं मिली, एमबीबीएस की सीट नहीं मिली। मेडिकल मिल रही थी, बीएएमएस, बीएचएमएस, लेकिन मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं थी, मुझे ज्वाइन नहीं करना था। डेंटल भी मुझे मिल रहा था, लेकिन वो जो एमबीबीएस की चमक थी जो थी वो अलग ही थी मेरे हिसाब में, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि एक साल रिपीट कर लेते हैं, जैसे आजकल का ट्रेंड है कि एक साल नीट रिपीट करो तो पक्का हो जाएगा। बट मुझे वो नहीं करना, मुझे अपना एक साल बर्बाद नहीं करना था। तो मैंने बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंसेस, एक डिग्री होती है प्रोफेशनल डिग्री 4 साल की, मैंने वो की अपने डिस्ट्रिक्ट धारवाड़ यूनिवर्सिटी से। एग्रीकल्चर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे साइंस में एज सच बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, मैं इंजीनियर भी कर सकती थी, लेकिन मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं था। मैंने एग्रीकल्चर साइंसेस किया, 4 साल का कोर्स होता है। जब मैं चौथे साल में थी तो मैं ऐसे ही, एक हमारा कॉलेज का इवेंट था जहाँ पे एक चीफ गेस्ट जो है वो एक आईपीएस ऑफिसर थे। जब उन्होंने वो हमारे कॉलेज के अलुमनी थे, अलुमनी मतलब वहाँ पे वो पढ़ चुके हैं, मेरे कॉलेज के खुद के कॉलेज में वो पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने जब एड्रेस किया, जब उन्होंने बताया कि मैंने भी एग्रीकल्चर साइंसेस किया और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ और मैंने आईपीएस की जो है ये एग्ज़ाम क्रैक किया, तब मुझे वो स्पार्क किया कि मैंने जब 4 साल पीछे छोड़ा था एमबीबीएस का सपना, क्योंकि वो सबसे बड़ा था, शायद ये वो है, शायद ये वो चीज़ है जिससे मैं और कुछ बड़ा कर सकती हूँ। तब मैंने जाके गूगल सर्च किया। मुझे पता भी नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है, मुझे पता नहीं था कि कहाँ कैसे क्या बनते हैं, कुछ नहीं, ब्लैंक। जब मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, अपने सीनियर से बात की कि क्या कैसे होता है, हम एग्रीकल्चर करने के बावजूद भी ऐसे हो सकता है क्या, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि हाँ हो सकता है, बस आपको एक नॉर्मल सी डिग्री होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप इंजीनियर ही करो या एमबीबीएस ही करो या बीए ही करो, एनी डिग्री। द क्वालिफिकेशन फॉर दिस एग्जाम इज एनी डिग्री बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप बीए करो, बीकॉम करो, बीएससी करो, ठीक है, तो एनी डिग्री। तब मैंने देखा कि इसका क्रेज क्यों इतना है, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, इतना क्रेज क्यों है। तो थोड़े बहुत मैंने यूट्यूब के वीडियोस देखे और जब मैंने देखा कि उनका चार्ज जो है, उनकी पर्सनैलिटी जो है, उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, एंड ये भी मैंने देखा कि ये हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। अब जैसे ही मैंने ये बात सुनी कि सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, तब तो मुझे करना ही था, कि इतना टफ क्या होगा इसमें, जो वो लोग कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं। जब ये चैलेंजिंग लगता है ना, कहते हैं कि चैलेंज इज दैट थिंग विच कैन चेंज यू। अब मैं रहती थी एक छोटे से शहर में, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में। नाउ दैट चैलेंज वाज द स्पार्क टू ब्रिंग दैट चेंज इन मी। तो वो मैंने उठाया एंड मैंने मेहनत करना शुरू किया। पहले साल में मैंने अटेम्प्ट दिया 2020 में, 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, घर से ही दिया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। मैं जानती थी कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, फिर भी मैंने वो अटेम्प्ट दिया, इसलिए कि मुझे जाके एग्जामिनेशन हॉल में वो हीट लेनी थी। मुझे वो चेक करना था कि यूपीएससी ऐसा क्या है
जो इसको टफ कहते हैं। मुझे जाके वो क्वेश्चन पेपर वहीं एग्जाम में देखना था। तो मैंने देखा, पता तो था कि नहीं होना है इस बार, लेकिन जो लेसन्स थे जो मुझे लेके जाना था घर पे, वो मैं ज़रूर उठा के गई वहाँ से। कि थोड़े बहुत एरियाज़ हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, थोड़े बहुत एरियाज़ हैं जिन पे आप अच्छे से अगर काम करोगे, करंट अफेयर्स जो रोज़मर्रा के करंट अफेयर्स आते हैं उसको अच्छे से पढ़ोगे तो एक काम बन सकता है। दिस वॉज माई टेक अवे टू होम। ठीक है, उसके बाद मैंने खोजा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अम्मी अब्बा मेरे ऊपर ज़्यादा स्पेंड करें। ठीक है, मैं उनके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती थी। तो मैंने खोजा। कैसे खोजा? फ़ोन, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है, इट्स ऑन द palm, इट्स ऑन द फिंगर टिप्स, एवरी इंफॉर्मेशन यू वांट टू गेट इन द वर्ल्ड। गूगल, जो भी आपको जानना है, जो भी आपके दिमाग में डाउट्स है, बस सर्च। इफ यू आर नॉट एबल टू टाइप, गूगल ने अनदर फीचर दिया है, स्पीक। बात करके पूछिए। आपको लिखना पढ़ना आता है तो टाइप करके पूछिए। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, पूछिए उसमें। तो मैंने गूगल किया कि फ्री में कोचिंग, यूपीएससी की कोचिंग कहाँ मिलती है। 10 लिस्ट आई मेरे पास कि थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। अगर आप उस एंट्रेंस में क्वालिफाई कर गई तो आपको फ्री यूपीएससी कोचिंग मिलेगी। क्योंकि दिल्ली में जो यूपीएससी कोचिंग है उसकी फीस है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। ठीक है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। 1.5 लाख से 2 लाख बेसिक कोर्स। इसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो आपको चूज करना होता है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की फीस है 60,000 से 70,000, वो अलग है। उसके अलावा आपका रहना खाना खर्च अलग। तो इन एंड ऑल एक साल का अराउंड 5 to 7 lakhs हो रहा था। अब मैं खुद नहीं चाहती, मेरे अम्मी अब्बा को तो बताया तक नहीं मैंने कि 5 से 7 लाख तक खर्चा आ रहा है। मैं खुद नहीं चाहती थी कि मेरे ऊपर इतना स्पेंड हो। तो मैंने सर्च किया कि कहाँ फ्री में कोचिंग दी जाती है। तो मेरे पास बहुत सारे लिस्ट आए, जैसे दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया है, मुंबई में हज हाउस, हज कमेटी ऑफ इंडिया वहाँ है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। जामिया हमदर्द है दिल्ली में। ठीक है, जब मैंने ये देखा तो मैंने वहाँ पे फॉर्म फिलअप किया कि मुझे यहाँ जाना है। फिर उसके बाद एंट्रेंस हुआ। एंट्रेंस में मैं क्वालिफाई कर गई अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरव्यू हुआ, पर्सनल इंटरव्यू में भी क्वालिफाई कर गई एंड टॉप 100 में मैं आ गई, उस लिस्ट में मैं आ गई। देन आई वॉज कॉल्ड टू हज हाउस एंड हज हाउस में मैंने पूरा 1 साल बिताया। और उस दौरान वहाँ पे एक IPS ऑफिसर थे, जैब सर, वो खुद हमें गाइड कर रहे थे। जब एक ऑफिसर जो है, जो हम में से ही उठ के गया है, जो जैब सर थे वो भी हज हाउस में थे पहले, तो ये एक चेन थी कि जो भी वहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो उनका एक ये फर्ज के तौर पे वो फिर से वहाँ पे आते हैं पढ़ाने के लिए, गाइड करने कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। तो जब उनके अंडर हमने किया तो हमको पता चल गया कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो उसके मुताबिक तो उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया, मैंने बस उसी को फॉलो किया। करंट अफेयर्स करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ। द मेन थिंग इज हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, गधा भी करता है, लेकिन गधा नहीं बनना है। ठीक है, फॉक्स, लोमड़ी, चालाक। हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क आप जितना भी पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रही, आपकी भी जो सिलेबस होता है, आप जितना भी पढ़ रहे हो, गधों के जैसे 7-7, 8-8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ज़रूरत ही नहीं है। आप बस 2 से 3 घंटा पढ़िए, लेकिन उस 2 से 3 घंटे में आपकी कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए कि वो 7 से 8 घंटे में भी वो पढ़ नहीं सकते हैं। पूरे कंसंट्रेशन से, पूरे शिद्दत से, पूरे एतबार से पढ़िए, कॉन्फिडेंस से पढ़िए कि मैं जो पढ़ रही हूँ, हाँ वो मेरे दिमाग में स्टोर हो रहा है एंड आई विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट ऑन माई पेपर। ऐसा नहीं कि बस पढ़ के भूल गए, उसको याद रखना, उसको बार बार रिवाइज करना और उसको पेपर में डाल के आना। पेपर में डालने पर ही मार्क्स मिलते हैं, है ना। अब देखो, कुछ लोग होते हैं क्लास में जो बहुत होशियार होते हैं, लेकिन एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो लिख ही नहीं पाते, क्योंकि वो एग्जाम में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो एक्सप्रेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बस पढ़ना, नॉलेज एक्वायर करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको एक्सप्रेस करो जो भी आप सीख रहे हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नॉलेज या एजुकेशन सिर्फ पढ़ना नहीं होता। 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड खत्म, PUC खत्म, डिग्री खत्म, ये नहीं होता। एजुकेशन इज दैट which brings overall development in your personality। जो पूरी पर्सनालिटी को चेंज करता है, डेवलप करता है, वो एजुकेशन है। अगर आप PUC में या फिर 10th स्टैंडर्ड में 90% ले आए और आपको बड़ों से बात करने की तहजीब नहीं है, अदब नहीं है, तो क्या ही एजुकेशन है। तो क्या, क्यों भेज रहे हैं आपको अपने माँ बाप घर, स्कूलों में क्यों भेज रहे हैं? सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं, सिर्फ नॉलेज हासिल करना नहीं, बड़ों का अदब, छोटों से मोहब्बत, शफकत, ये जरूरी है। और जैसे सर ने कहा, DCP सर ने, कि प्रॉब्लम्स पे फोकस करने के अलावा या फिर उसके बजाय आपको सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। UPSC भी यही चाहती है। UPSC का मेन डिमांड यही है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत है इंडिया में, इंडिया इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, बट उन प्रॉब्लम्स में आप सॉल्यूशन कैसे खोज के लाते हो, ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कचरा तो रोज पड़ता है, घरों का कचरा, इंडस्ट्रीज का कचरा, फैक्ट्रीज का कचरा, हर चीज का कचरा। अब हम लोग जैसे लेमन के तौर पर या फिर आम आदमी के तौर पर हम डांट तो देते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को, कि सरकार कुछ कर नहीं रही है इस चीज को लेकर, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो? यू एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू एज अ स्टेक होल्डर ऑफ दिस प्रॉब्लम, आप क्या कर रहे हो? सब कुछ सरकार पे छोड़ना सही नहीं है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट काम, वोट करना। लोग कहते हैं कि वोट का जब दिन आता है तो छुट्टी, चलो घूमने चलते हैं। वो छुट्टी आपको घूमने के लिए नहीं दी जाती, वो छुट्टी आपको इसलिए दी जाती है कि आप अपने कामों से फारिग होकर वोट करने जाएं अपने टाइम के हिसाब से। तो जब आप वोट नहीं करते तो आपको कोई हक नहीं बनता कि सरकार पे जो है क्वेश्चन करे। सरकार पर क्वेश्चन वही कर सकता है जो वोट किया है। आप चुन ही नहीं रहे हो, आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, देन किसने आपको हक दिया उनको क्वेश्चन करने का? आप अपना फर्ज पूरा करेंगे तब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपना काम सही से करें। और एक बात, बस सरकार के ऊपर सब कुछ छोड़ देना नहीं होता। ट्रस्ट लाइक दिस, सोसाइटीज लाइक दिस, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, मुस्लिम सेवा संघ, ट्रस्ट लाइक दीज शुड कम अप। ये एक सप्लीमेंट्री होता है सरकार के कामों के लिए, जो हमारा बिगर ड्रीम है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो हमारा बिगर एम है, एजुकेशन फॉर ऑल, ये अचीव करने के। ठीक है, अब ये हुई सरकार और NGOs या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या इन बड़े बड़े नामों के बाद। अब आपका क्या रोल है इसमें? यू एज स्टूडेंट्स, आपका क्या रोल है? देखिए, सबसे पहले होता है सेटिंग द गोल, सेटिंग द प्रॉपर गोल। आपका एम कैसा होना चाहिए?
आपका एम सबसे बड़ा होना चाहिए। डोंट सेटल फॉर द लेस, irrespective of your socio-economic background, irrespective of your religion, irrespective of your gender, कुछ नहीं देखना, बस एम करना है सबसे बड़ा। जितना बड़ा आपका एम होगा, नो डाउट मेहनत उतनी लगेगी, लेकिन उतना बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा आपके अंदर जब वो आप अचीव कर लोगे। ठीक है? एंड ये मत समझिए कि मैं ये एम जाके पीयूसी में डिसाइड करूंगी या ग्रेजुएशन में डिसाइड करूंगी, नहीं। जितनी कम एज में आप ये एम डिसाइड करते हो, उतना आसान हो जाता है आपको और आपकी फैमिली वालों को इसके थ्रू जाने के लिए। ठीक है? अब थोड़े लोगों का एम होता है डॉक्टर बनना, नो डाउट, एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बनना, यू कैन डू दैट। जो भी हो, यूपीएससी इज जस्ट एन ऑप्शन फॉर यू। मैं ये नहीं कह रही कि यूपीएससी ही करो, नहीं। जो भी आपकी इंटरेस्ट है, जो भी आपकी नीड है, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है, दिल को खुशी महसूस होती है, वो करो। लेकिन सबसे बड़ा एम रखो। अगर किसी को स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट है तो एम रखो कि मैं ओलंपिक में भारत के लिए खेलूंगी, ओलंपिक में अपने देश के लिए खेलूंगी। क्यों नहीं खेल सकते? एम ही तो है ना। तो जितना बड़ा आप एम रखोगे, उतनी ही आपको तकलीफें आएंगी इस दौरान। नो डाउट प्रॉब्लम्स तो आनी है, हर किसी की लाइफ में होती है। और जो बड़े बड़े डिग्निटरीज बैठे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनके यहाँ प्रॉब्लम्स होंगी? समझ रखा है ऐसे कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ह्यूमन है, अगर इंसान है, तो उसमें प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। ठीक है? एक और बात, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस इस तरीके से भी लगाई जा सकती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही आई थी, वो क्या थी? क्या थी? इक़रा। इक़रा का मतलब क्या होता है? पढ़ो। क्या उसमें लिखा है कि मर्द पढ़ो? क्या उसमें लिखा है कि औरत पढ़ो? क्या लिखा है? पढ़ो। पढ़ो अपने रब के नाम से। ठीक है? तो जैसे ही ये वही आती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, वो तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो इससे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन लगाया जा सकता है। अब पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हम बैकग्राउंड से आते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उन सब का एक ही पनेशिया जिसे कहते हैं हम लोग, जैसे रामबाण, एक ही सल्यूशन, वो है एजुकेशन। हमारे सर हम सबसे अक्सर कहा करते थे कि एक बार यूपीएससी क्रैक कर लो, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, मोर देन 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे जैसे ही आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क। हम लोग ऐसे ही समझते थे कि खुश हो जाते थे, अच्छा ऐसा होगा क्या, लेकिन नहीं, वो वर्क करता है। जब आप एक पोजीशन पे पहुंचते हो, जब आप एक आइडेंटिटी बनाते हो, जब आपके माँ बाप आपके नाम से जाने जाते हैं, तो वो खुशी, तो वो जज्बा, तो प्रॉब्लम्स जो हम सोच रहे थे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब खत्म। ठीक है? तो इन चीज़ों के लिए आप वर्क कीजिए। आप एक प्लान बनाइए, आप एक गोल सेट कीजिए, उसके हिसाब से आप प्लान बनाइए एंड उस पर वर्क करिए। वर्क कैसे करना है? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कीजिए। जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए। जो भी रिक्वायरमेंट है आपके एग्जाम्स के, उसके हिसाब से पढ़िए। एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अब मैं आपको बोलने आ गई कि पढ़ो, तो जोश में होते हैं कुछ लोग, जाके पढ़ लेते हैं 10 घंटे 8 घंटे, अगले दिन गायब, बुक्स को देखते तक नहीं है। दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब
चाहे जो भी हो, जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, नो डाउट। फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में प्रॉब्लम्स होंगी, आपके फ्रेंड्स में प्रॉब्लम होंगी, खुद की लाइफ में प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम होगी, है ना, तो है बहुत सारे लोगों की। तो ये सब प्रॉब्लम्स के होते हुए भी अगर आप पढ़ रहे हो जाके, जो आपने प्लान सेट किया है उसके हिसाब से पढ़ रहे हो, दैट इज कंसिस्टेंसी। एंड कंसिस्टेंसी लगती है कि कुछ काम नहीं करता, लेकिन हार्ड वर्क से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इज द की। रोज़ जाके लाइब्रेरी में आपको पढ़ना, रोज़ जाके आपके जो स्टडी टेबल होता है वहाँ पे जाके बैठना, रोते हुए, हंसते हुए, जो भी हो रहा है वहाँ पे जाके बैठना, वही अचीवमेंट है। चाहे आप एग्ज़ाम में रिजल्ट लाओ ना लाओ, लेकिन जैसे ही आप रोज़ रोज़ इसको फॉलो करोगे, आपका माइंड ट्रेन होने लगेगा। जैसे सर कह रहे थे कि इमोशनल क्वेश्चन, EQ जिसे कहते हैं हम लोग, एक होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, IQ, जो दिमाग का वो देखता है, IQ, एक होता है EQ। तो IQ आइंस्टीन का सबसे ज़्यादा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका IQ सबसे ज़्यादा था, बहुत इंटेलिजेंट थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से फॉर्मूलाज, कहाँ कहाँ से मैथमेटिकल ऑपरेशंस लेके आ गए थे। लेकिन EQ जिसके पास होता है, EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनली आपने आपको कैसे बैलेंस करना। खुशी में, जब खुशी होती है हमें तो जाके ज़्यादा पढ़ लेना या ज़्यादा खेल लेना, और जब दुख में होते हैं तो एक हफ्ता, एक महीना पढ़ाई छोड़ देना। नहीं, आपके खुशी को, आपके दुख को, दूसरों के खुशी को, दूसरों के दुख को कैसे बैलेंस करना है, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड ये जो मेजर है इसका, जो मेजर करता है, इसको कहते हैं इमोशनल क्वोशेंट। तो IQ से ज़्यादा आपका EQ अच्छा होना चाहिए। यूपीएससी जो क्रैक करते हैं, इनका सब IQ बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये एवरेज बच्चे होते हैं, ये नॉर्मल बच्चे होते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में फेल होके आते हैं, लेकिन फिर भी क्लियर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका EQ अच्छा है, ठीक है। अब इतना हार्ड वर्क, इतना कंसिस्टेंसी कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए आपको, जो आपने गोल सेट किया है ना, उसका रीज़न पता होना चाहिए। Why this goal? Why UPSC? Why doctor? Why an engineer? Why a successful businessman? ये why जो होता है ना, क्यों वाला पार्ट, क्यों मैं करूँ, why पार्ट। If this why is strong in you, तो why होता है, समझ रहे हो आप मेरी बात? Am I getting you? Am I reaching to you? Okay. तो जो आपका why होता है, WHY, why, जो आपका why होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जैसे मेरा why क्या था, मेरा यूपीएससी में अचीव करने का, एक तो मेरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए था, क्योंकि मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी सेटल्ड फॉर लेस, एक ये था। प्लस मेरा why था कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, मेरा रोल मेरे नेशन बिल्डिंग में क्या हो। तो ये मेरे अंदर क्लियर था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, प्लस खुद के लिए भी कुछ करना है। तो ये वाई से मैं आगे बढ़ी। अब आपका काम ये है कि आप जाके सोचें कि जो मैं गोल बना रही हूँ उसके पीछे क्या है। अब मेरे वाई में पैसा नहीं था, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, आपके बिजनेस से इतनी सैलरी तो नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए हो जाती है। अब मेरा वाई में वो सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। जिस पोजीशन में जाके मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है वो मेरा वाई का रीज़न था। अब आपका काम यह है कि आप जाके घर में इत्मीनान से सोचें कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और क्यों करना है। क्योंकि जब आपका ये क्यों स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब आप उसमें बहुत क्लियर रहोगे, तो हार्ड वर्क भी आ जाएगा,
कंसिस्टेंसी भी आ जाए। प्रॉब्लम है, कुछ मसला हो रहा है घर पे, तब आपको स्ट्राइक करेगा कि मेरा वाई क्या है, मेरा क्यों क्या है। तो मैं ये सब तो होता रहेगा, तो मैं उसकी तरफ बढ़ती हूँ। तो मैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपनी लाइब्रेरी के या फिर अपने स्टडी टेबल के सीट पे पहुँचती हूँ। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है जो आपको बहुत नॉर्मल सी लगेगी, लेकिन हर किसी सक्सेसफुल इंसान के पीछे यही राज होता है कि वो अपने माइंड में क्लियर है एकदम कि क्या करना है और क्यों करना है, और रोज ईच एंड एवरी स्टेप बूंद बूंद से दरिया बनता है, जिसे हम कहते हैं ना, वैसे ही रोज रोज के कामों से, रोज रोज की पढ़ाई से आपका ये होता है। स्कूलों में काफ़ी सर्स कहते होंगे कि आज का होमवर्क आज ही कीजिए, आज का वर्क जाके रिवाइज आज ही कीजिए। कितने ही लोग करते होंगे? कितने लोग करते हैं बताओ? ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन यहीं से थी और यहीं से हाथ ज़्यादा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आजकल का जैसे ट्रेंड है ना, these are rocking. Even parents admit this कि हाँ भाई बच्चियाँ अच्छे पढ़ लेती हैं, परेशानी बस लड़कों के तरफ से है। लड़कियों को कहना नहीं पड़ता कि बेटा जाके पढ़ो, वो खुद जाके पढ़ लेती हैं, लेकिन लड़कों को बुला बुला के बिठाना पड़ता है कि पढ़ो बेटा कल एग्जाम है। तो हालत ये नहीं होनी चाहिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, आपको वो अंदर से आना चाहिए। देखो मैं अब कह रही हूँ, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ठीक है। मैं जो भी कह रही हूँ मोटिवेशन जिसे कहते हैं, मैं मोटिवेट तो नहीं कर सकती, बस मैं अपनी कहानी बता सकती हूँ। जो मोटिवेशन है ये एक्सटर्नल है, दूसरों से है। जब आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन रहेगा, जब आपको खुद को वो करना रहेगा, वो चीज़ रहेगी, वो आग रहेगी अंदर आपके, तब आपको किसी की बात आपको मानने की ज़रूरत ही नहीं, कोई कहना भी नहीं चाहेगा। उनको लगेगा कि इसको पता है इसको क्या करना है, मुझे नहीं बताना, ठीक है। पेरेंट्स भी आपको फोर्स नहीं करेंगे। तो वो इंटरनल मोटिवेशन जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। प्लीज़ मेक श्योर कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से ज़्यादा इंटरनल मोटिवेशन है। इसका एक ये रीज़न है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। अभी यहाँ पे जो सब कह के गए, कितने ही दिन आपको वो याद रहेगा बताओ? 2 दिन, 4 दिन मैक्सिमम मैं कह